वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हार्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में और हार्डमानिया की जो टेस्ट होती है उसके बारे में। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि जो हार्डमानिया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिससे आगे आने वाली जितनी भी फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, हार्डमानिया की जितनी भी फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, उनको समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। सबसे पहले हम देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करने के लिए जो है वो फूड खाता है। बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम बना होता है और इसी सिस्टम में जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? माउथ है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सभी के सभी ऑर्गन किस में पार्ट कर रहे हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये सभी के सभी एक क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं, एक सिस्टम बना है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी टाइप से हार्डमानिया में भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डाइजेशन की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल आ जाती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग इन एनस। इट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कॉइल्ड होती है और माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे ख़त्म होती है। ज़्यादातर जो हमने ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करे हैं वहाँ पे हमने देखा है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमें स्ट्रेट देखने को मिलती है। हमने डिस्कस किया था जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ पे हार्डमानिया में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है? कॉइल्ड फॉर्म में है और माउथ से स्टार्ट होकर के वो एनस पे ख़त्म होती है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, इसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो मिल करके पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वो है माउथ। द माउथ लाइज एट द टॉप ऑफ ब्रेंकियल सिफोन विच इज डिसाइग्नेटेड एज द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दिखाया गया है। प्रीवियस वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था हार्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो हमने देखा था कि जो हार्डमानिया है उसकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बॉडी प्रॉपर में और फुट में। जो बॉडी प्रॉपर था उस पर हम देख सकते थे वहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उन्हें क्या कहते हैं हम? ब्रेंकियल सिफोन और एट्रियल सिफोन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हार्डमानिया की बॉडी का जो एंटीरियर एंड है, ये वाला जो एंटीरियर एंड है, इस पे क्या प्रेजेंट है? ये सिफोन है, ब्रेंकियल सिफोन है। इसी के टॉप पे क्या प्रेजेंट रहता है? माउथ प्रेजेंट रहता है या माउथ लाई करता है। इट इज गार्डेड बाय 4 लिप्स ऑफ द टेस्ट। द माउथ लीड्स इनटू अ ब्रेंकियल सिफोन। जो माउथ होता है वो सराउंडेड रहता है किससे? 4 लिप्स के थ्रू, जो कि किसके बने होते हैं? टेस्ट के बने होते हैं। तो जो माउथ है वो किससे घिरा हुआ है? 4 लिप्स से घिरा हुआ है, या जिसे हम लॉब्स भी कह रहे हैं। फिर ये जो माउथ होता है आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होता है? ये ब्रेंकियल सिफोन में ओपन होता है। यहाँ तो हमने देखा कि जो माउथ है वो ब्रेंकियल सिफोन के टॉप पे, ब्रेंकियल सिफोन है इसके टॉप पे बिल्कुल प्रेजेंट है। फिर आगे की तरफ जो माउथ है वो आगे ब्रेंकियल सिफोन में ओपन हो रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है बक्कल कैविटी, या जिसे हम ब्रेंकियल सिफोन कहते हैं। इट इज अ नैरो एंड ट्यूबुलर कैविटी। इट ऑल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी और स्टोमोडियम। बक्कल कैविटी कैसी होती है? नैरो होती है और ट्यूबुलर कैविटी के फॉर्म में होती है। ये हम देख सकते हैं, ये क्या दिखाई गई है? बक्कल कैविटी दिखाई गई, जिसे हम ब्रेंकियल सिफोन भी कह रही है। कैसी है? नैरो है और ट्यूबुलर फॉर्म में देखने को मिल रही है। इसे हम बक्कल कैविटी और स्ट्रोमेडियम भी कहते हैं। कहने यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रेंकियल सिफोन है उसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं और स्ट्रोमेडियम भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम, ये क्या दिखाया गया है? ब्रेंकियल सिफोन दिखाया गया है। A strong branchial sphincter present at the base of siphon which regulates the opening of the mouth. अब ये जो ब्रेंकियल सिफोन है इसके बेस पे एक ब्रेंकियल स्पिंक्चर प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या रेगुलेट करता है कि माउथ को ओपन होना है, कब बंद होना है, इसको रेगुलेट करता है। ये हम देख सकते हैं, ये ब्रेंकियल सिफोन है, इसके बेस पे ये क्या प्रेजेंट है? ये स्पिंक्चर प्रेजेंट है, जो कि माउथ की ओपनिंग को रेगुलेट करता है। एट द बेस ऑफ सिफोन इज अ रिंग ऑफ ब्रांचिंग टेंटिकल्स ऑल्सो फाउंड। देयर आर 64 इन नंबर and are of 4 different sizes: 8 large, 8 medium, 16 small and 32 very small.
ब्रेंकियल सिफोन के बेस पे ये क्या प्रेजेंट रहती है, ब्रांचिंग टेंटिकल्स की रिंग प्रेजेंट रहती है। ये हम देख सकते हैं ये क्या प्रेजेंट है, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट है। कहाँ पे, ब्रेंकियल सिफोन के बेस पर। ये जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स है इनका नंबर कितना होता है, 64 होता है। 64 जो है वो हमें ब्रेंकियल टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं सिफोन के बेस पर। और इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। 4 डिफरेंट जो है वो साइजेस हमें इनका देखने को मिलता है। 64 टोटल टेंटिकल्स हैं। 64 में से 8 कितने हैं, लार्ज हैं, जिनका साइज़ कितना है, 5 मिलीमीटर है। और 8 कितने हैं, मीडियम है, जिनका साइज़ है 2.5 मिलीमीटर। 16 टेंटिकल्स कैसे हैं, स्मॉल है, जिनका साइज़ है 1.5 मिलीमीटर। और जो बचे हुए 32 टेंटिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, जिनका जो साइज़ है वो कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर होता है। तो टोटल कितने हो गए, 64 टेंटिकल्स हो गए। 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 32 कितने हो गए, 64 हो गए। तो टोटल 64 टेंटिकल्स प्रेजेंट है ब्रेंकियल सिफोन के बेस पे, जिनमें से 8 लार्ज है, 8 मीडियम है, 16 स्मॉल है और 32 वेरी स्मॉल है। The free ends of tentacle meet at the center forming a sort of strainer which prevents entry of large food particles into pharynx. अब ये जो टेंटिकल्स हैं इनके जो फ्री एंड होते हैं वो एक सेंटर पे मिलते हैं, तो वहाँ पे वो क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रेनर बना लेते हैं, एक छन्नी बना लेते हैं जो लार्ज फूड पार्टिकल है उसको फेरिंग्स में जाने से रोकते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है फेरिंग्स। बक्कल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स। अब ये जो बक्कल कैविटी है जिसे हम ब्रेंकियल सिफोन कह रहे हैं वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है या फेरिंग्स में लीड करती है। इट ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ प्री ब्रेंकियल जोन एंड ब्रेंकियल सैक। ये जो फेरिंग्स होती है ये हार्डमानिया की बॉडी का मेजर पार्ट, ज़्यादातर पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करती है, घेरती है। और ये जो फेरिंग्स होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल सैक में जो है फेरिंग्स डिवाइड रहती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, फेरिंग्स है, जो कि इसकी बॉडी का जो है लार्ज पार्ट जो है, मेजर ज़्यादातर पार्ट वो घेर रही है। फर्स्ट जो रीजन है फेरिंग्स का वो है प्री ब्रेंकियल जोन। दिस इज अ स्मॉलर एंटीरियर रीजन ऑफ द फेरिंग्स। The wall is smooth without folds, cilia and stigmata और gill slits। जो फेरिंग्स का प्री ब्रेंकियल जोन है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और फेरिंग्स का ये एंटीरियर रीजन है। ये हम देख सकते हैं फेरिंग्स है, इसका जो एंटीरियर वाला जो रीजन होगा यही क्या कहलाता है, प्री ब्रेंकियल रीजन कहलाता है या प्री ब्रेंकियल जोन कहलाता है। प्री ब्रेंकियल जोन की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। स्मूथ कहने का मतलब है उस पर कोई भी फोर्स नहीं प्रेजेंट रहने, कोई सीलिया नहीं होता, ना ही स्टिग्माटा होते हैं और गिल स्लिट्स होते हैं। तो जो इसकी वॉल है वह कैसी होती है, स्मूथ होती है, इस पर कोई भी फोल्ड्स, सीलिया, स्टिग्माटा और गिल स्लिट्स नहीं होते। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रेंकियल सैक बाय सर्कुलर थिन पैरेलल सिलिएटेड रिजेस कॉल्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड्स। अभी हमने देखा जो फेरिंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल सैक में। तो जो ये प्री ब्रेंकियल जोन है और जो ब्रेंकियल सैक है वो एक दूसरे से कैसे अलग रहते हैं, कैसे सेपरेट रहते हैं, इन दोनों के बीच में सर्कुलर थिन पैरेलल सिलेटेड रिजेस प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड्स कहलाते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फेरिंग्स के प्री ब्रेंकियल जोन को ब्रेंकियल सैक से अलग रखते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है फेरिंग्स का या जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रेंकियल सैक। This is larger posterior region of pharynx and is also known as branchial basket because its wall is perforated by numerous gill slits or stigmata। फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर रीजन होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, वही क्या कहलाता है, वही ब्रेंकियल सैक कहलाता है। ये हम देख सकते हैं फेरिंग्स का ये जो पोस्टीरियर वाला जो रीजन है या पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या कहलाता है, ब्रेंकियल सैक कहता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेंकियल बास्केट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे ब्रेंकियल बास्केट, क्योंकि जो इसकी वॉल है उस पर बहुत सारे जो है गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं। ये हम देख सकते हैं ये जो है रीजन ये क्या कहला है, ब्रेंकियल सैक कहला रहा है। इसकी वॉल पे बहुत सारे स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। Each side of branchial sac bears about 2 lakh stigmata arranged in several transverse rows। ब्रेंकियल सैक के ईच साइड पे, हर साइड पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 लाख स्टिग्मेटा अरेंज रहते हैं ट्रांसफर रोज में। सेवरल ट्रांसफर रोज में जो है वो 2 लाख स्टिग्मेटा प्रेजेंट रहते हैं ब्रेंकियल सैक में। ये हम देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया है, यहाँ पे स्टिग्मेटा दिखाया गया है। ब्रेंकियल सैक की ईच साइड पे जो है 2 लाख स्टिग्मेटा अरेंज रहते हैं अलग अलग ट्रांसफर रोज में। Some other structures are also associated to branchial sac which has their role in digestion। ब्रेंकियल सैक के साथ ही साथ अदर स्ट्रक्चर भी जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, जो कि डाइजेशन में एक अपना ही रोल प्ले करते हैं।
फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है ट्रेबिक्यूले। ट्रेबिक्यूले आर होलो स्ट्रैंड्स कंटेनिंग अ ब्लड वेसल कनेक्टिंग आउटर वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक टू द मेंटल। जो ट्रेबिक्यूले होते हैं वो होलो स्ट्रैंड के फॉर्म में होते हैं, खोखले जो है वो स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है जो कि ब्रैंकियल सैक की आउटर वॉल को मेंटल से कनेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ब्रैंकियल सैक में वो है डोर्सल लैमिना। Dorsal lamina is a thin flap or fold extended mid-dorsally from the posterior pharyngeal bands. Dorsal lamina क्या होते हैं, थिन फ्लैप होते हैं या फोल्ड्स होते हैं जो कि डॉर्सल सरफेस के मिड में बीच में जो है वो एक्सटेंड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरिंजियल बैंड्स। ये जो डॉर्सल लैमिना है वो थिन फ्लैप और फोल्ड्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर फेरिंजियल बैंड से जो है वो एक्सटेंड होते हैं। कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं, मिड डॉर्सली एक्सटेंड होते हैं। डॉर्सल सरफेस के मिड में जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे एक्सटेंड होते हैं। It bears 20 to 30 conical tongue-like structures called languettes. These languettes hang down from dorsal lamina into the cavity of the branchial sac. डॉर्सल लैमिना पे 20 to 30 कॉनिकल टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंगेट्स कहते हैं। ये जो लैंगेट्स होते हैं वो डॉर्सल लैमिना से ब्रैंकियल सैक की जो कैविटी है उस वहाँ पे हमें हैंग डाउन देखने को मिलते हैं, नीचे की तरफ लटके हुए देखने को मिलते हैं। दे फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ ग्रूव फॉर कंडक्टिंग फूड। ये क्या करते हैं, ये ग्रूव बना लेते हैं जिससे जो है वो फूड कंडक्ट हो सके, आगे जो है फूड बढ़ सके, उसके लिए जो है वो एक ग्रूव बना देते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है एंडोस्टाइल जो कि ब्रैंकियल सैक में ही आता है। एंडोस्टाइल इज अ शैलो मिड वेंट्रल ग्रूव लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्रैंकियल सैक। एंडोस्टाइल जो है वो शैलो मिड वेंट्रल ग्रूव के फॉर्म में होता है और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ब्रैंकियल सैक के फ्लोर पे प्रेजेंट रहता है। Structurally, endostyle consists of 5 longitudinally ciliary tracts, 1 median, 2 lateral pairs alternating with 4 longitudinal tracts of mucus secreting glandular cells. अगर हम एंडोस्टाइल को स्ट्रक्चरली देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो एंडोस्टाइल है वो 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट से बना होता है और ये जो 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट्स हैं वो किसके अल्टरनेट होते हैं, का सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं उनके 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स के साथ जो है वो अल्टरनेट रहता है। एंडोस्टाइल इज होमोलोगस टू द हाइपोफेरिंजियल ग्रूव ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स एंड थायराइड ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो एंडोस्टाइल है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में जो हाइपोफेरिंजियल ग्रूव होती है उसके होमोलोगस होती है, उसके जैसी होती है, और जैसे कि वर्टिब्रेट्स में जो थायराइड ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती है। तो हार्डमानिया में जो एंडोस्टाइल है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में जो हाइपोफेरिंजियल ग्रूव है और जो वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती है, उसके जैसी होती है। नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है ईसोफेगस। क्योंकि अभी तक हम क्या डिस्कस करते हैं, ब्रैंकियल सैक वाले रीजन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें जो है वो सभी स्ट्रक्चर आ रहे थे, एंडोस्टाइल आ गया था, ट्रेबिकुले आ गया था। अब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो फोर्थ वाला रीजन है, फोर्थ वाला पार्ट है वो है ईसोफेगस। इट इज़ वेरी शॉर्ट कर्व्ड एंड थिक वॉल्ड ट्यूब। जो फेरिंग्स था वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होता है, ईसोफेगस में ओपन होता है। ईसोफेगस जो होती है बहुत ही छोटी होती है, कर्व्ड होती है और कैसी होती है, थिक वॉल ट्यूब है। इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। इट कंटेन्स 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रूव्स कनेक्ट्स ब्रैंकियल सैक विद द स्टमक। ईसोफेगस जो है वो क्या कंटेन करके रखता है, उसमें 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रूव्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि फेरिंग्स का जो ब्रैंकियल सैक है उसको स्टमक से कनेक्ट करने का काम करती है। ये हम देख सकते हैं, ये क्या दिखाई गई है, यहाँ पे ईसोफेगस दिखाई गई है। इसमें क्या प्रेजेंट है, 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रूव्स है जो कि फेरिंग्स का ये जो ब्रैंकियल सैक है उसको स्टमक से कनेक्ट कर रही है। हम देख सकते हैं इसको स्टमक से यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टमक। द स्टमक इज वाइडर देन द ईसोफेगस बट इट्स वॉल आर थिन एंड हैव अ टिब्युलर ब्रांचिंग पाइलोरिक ग्लैंड। स्टमक जो है वो ईसोफेगस के कंपैरिजन में वाइडर होता है। कहने का मतलब है ये जो स्टमक है ये वाइडर है, चौड़ा है, किसके कंपैरिजन में, इस ईसोफेगस के कंपैरिजन में स्टमक जो है वो वाइडर है। लेकिन इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है और इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग पाइलोरिक ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है वो है इंटेस्टाइन। इट इज़ अ थिन वॉल्ड यू शेप्ड ट्यूब। अब ये जो स्टमक है वो आगे की तरफ इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। इसकी जो वॉल है वो कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है और यू शेप्ड ट्यूब के फॉर्म में होती है। ये हम देख सकते हैं, ये यू शेप, थोड़ा सा हमें यू शेप देखने को मिल रही है इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है वो है रेक्टम। इंटेस्टाइन लीड्स इनटू द रेक्टम इंटरनली लाइंड बाय सीलिया।
अब ये जो इंटेस्टाइन है वो आगे की तरफ कहाँ पे लीड करती है, रेक्टम में लीड करती है। ये रेक्टम में ओपन होती है। ये जो रेक्टम है वो इंटरनली किससे लाइन रहती है, किससे सराउंडेड रहती है, सीलिया से सराउंडेड रहती है या सीलिया से लाइन रहती है। इट कर्व्स डॉर्सली टू ओपन इनटू द एट्रियम और क्लोका थ्रू द एनस। ये जो रेक्टम है वो डॉर्सली कर्व हो जाती है, डॉर्सल साइड पे जो है वो कर्व हो जाती है, जिससे कि ये कहाँ पे ओपन हो सके, एट्रियम या क्लोका में ओपन हो सकते हैं। किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ये हम देख सकते हैं जो रेक्टम है वो डॉर्सली कर्व हो गई है, जिससे कि वो एट्रियम में ओपन हो सके, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। नेक्स्ट है वो है क्लोका। द क्लोका लीड्स इनटू द एट्रियल सिफोन एंड ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एट्रियल अपर्चर। अब जो क्लोका है वो कहाँ पे लीड्स करती है, कहाँ पे ओपन होती है, एट्रियल सिफोन में ओपन होती है। फिर एट्रियल सिफोन में जब ये क्लोका ओपन हो गई, फिर वो बाहर की तरफ एट्रियल अपर्चर के थ्रू ओपन हो जाती है। यहाँ पे अभी हमने देखा ये जो रेक्टम है वो डॉर्सली कर्व हो गई थी और कहाँ पे ओपन हो रही थी, एट्रियम या क्लोका में ओपन हो रही थी, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ये जो इमेज है ये यहीं तक दिखाया गया है सिर्फ। ये जो रेक्टम है वो एनस के थ्रू हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे एट्रियम में या क्लोका में ओपन होती है। फिर ये जो क्लोका है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, आगे की तरफ कहाँ पे लीड कर रहा है, एट्रियल सिफोन में लीड कर रहा है। हम देख सकते हैं ये क्या है, एट्रियल सिफोन है। इस एट्रियल सिफोन पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट है, इसी के थ्रू ये जो है वो बाहर की तरफ ओपन होता है। जितना भी जो है डाइजेशन जब हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है इस अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, वे ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो हार्डमानिया में कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो है लीवर। लीवर ऑफ हार्डमानिया इज अ डार्क ब्राउन बायलॉब्ड, द लेफ्ट लॉब बीइंग लार्जर। हार्डमानिया में जो है वो लीवर प्रेजेंट रहता है, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। ये कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है और कैसा होता है, बायलॉब्ड होता है, दो लोब से मिलकर के बना होता है। जो लेफ्ट लोब है वो कैसा होता है, लार्जर होता है। ये हम देख सकते हैं ये क्या है, हार्डमानिया का स्टमक है। इस स्टमक को कौन घेरे हुए है, ये लीवर घेरे हुए है। जो लीवर है वो दो लोब से मिलकर के बना होता है। ये इसका क्या है, राइट लोब है लीवर का, और ये क्या है, लेफ्ट लोब है। ये हम देख सकते हैं ये क्या है, लेफ्ट लोब है लीवर का, ये है राइट लोब। जो लेफ्ट लोब है लीवर का वो कैसा होता है, लार्ज होता है, किसके कंपैरिजन में, राइट लोब के कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग एमाइलेज, प्रोटीज एंड वीक लाइपेज सिक्रेटेड बाय लीवर, बाइल पिगमेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब इस लीवर के थ्रू क्या सिक्रेट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एमाइलेज और प्रोटीज जो है वो सिक्रेट किया जाता है, और साथ साथ में जो है वीक लाइपेज भी इसके थ्रू सिक्रेट होता है। ये जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पाइलोरिक ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। पाइलोरिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे लोकेट करती है, जो स्टमक और जो इंटेस्टाइन है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, या हम कह सकते हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट की वॉल में प्रेजेंट रहती है। इट इज ब्रांच एंड इट्स डक्ट्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट विच ओपन्स इन द इंटेस्टाइन। पाइलोरिक ग्लैंड है वो कैसी होती है, ब्रांचेड होती है। कहने का मतलब है इसमें बहुत सारी जो है वो ब्रांचेड होती हैं। अब इसकी जो डक्ट्यूल्स हैं वो यूनाइट हो जाती हैं, मिल करके क्या बना लेती है, एक कॉमन डक्ट बनाती है जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होती है। Its secretion is pancreatic in nature. It also acts as an excretory organ. पाइलोरिक ग्लैंड से जो एंजाइम सिक्रिएट होते हैं वो नेचर में पेनक्रियाटिक होते हैं। जैसे पेनक्रियाज जो है वो काम करता है, इस हार्डमानिया में जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो पेनक्रियाटिक की तरह काम करती है, पेनक्रियाज की तरह काम करती है। और साथ साथ में ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हार्डमानिया के फूड के बारे में कि जो हार्डमानिया है उसका फूड क्या है, वो खाता क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज प्रोटोजोन्स, जूप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड पीसेस ऑफ डिकेइंग एनिमल्स आर इट्स फूड। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स हो गए, जूप्लैंक्टन्स हो गए, एल्गी हो गए, और जो जितने भी एनिमल हैं जो डिके हो गए हैं, जो सड़ गए हैं, उनके जो पीसेस बचे हुए हैं वो क्या है, इनका फूड है। तो इन सभी पर हार्डमानिया फीड करता है, ये इसका फूड है। नेक्स्ट है वो है फीडिंग। अब ये तो हमने देख लिया इसका फूड क्या है, खाता क्या है, प्रोटोजोन्स, जूप्लैंक्टन्स, एल्गी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसका फूड है। अब ये जो है वो खाता किस तरह से है, इसका फीडिंग मैकेनिज्म क्या है। हार्डमानिया इज अ सेडेंटरी एनिमल, सो सिलियरी फीडिंग टेक प्लेस। हार्डमानिया क्या है, एक सेडेंटरी एनिमल है, जैसा कि हमने देखा था। ये हार्डमानिया जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, इधर उधर मूव नहीं कर सकता, एक ही जगह पे फिक्स रहता है। तो इसमें हमें सिलियरी फीडिंग देखने को मिलती है।
Cilia bordering the stigmata keep up a constant current of water entering the mouth and passing ciliated epithelium into the pharynx, from where it goes out through the stigmata into the atrial cavity and then to the exterior through the atrial aperture. स्टिग्माटा को जो सीलिया बॉर्डर करके रखते हैं, जो सीलिया स्टिग्माटा को घेरे रखते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के करंट को प्रोड्यूस करेंगे। अब वाटर का करंट प्रोड्यूस हुआ तो वो वाटर जो है वो माउथ में एंटर कर जाता है। फिर माउथ के बाद वो सिलेटेड एपिथेलियम को पास करते हुए कहाँ पे, फेरिंग्स में एंटर कर जाता है। फिर वहाँ से जो वाटर है वो स्टिग्माटा के थ्रू होते हुए एट्रियल कैविटी में एंटर कर जाता है। फिर बाद में वो जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू, एट्रियल अपर्चर के थ्रू। यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं ये स्टिग्माटा है। स्टिग्माटा को जो सीलिया बॉर्डर करके रखते हैं, जो सीलिया स्टिग्माटा को घेरे रखते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो वाटर है वो कहाँ पे एंटर करता है, माउथ में एंटर करता है। माउथ से एंटर करा वाटर कहाँ पे आया, फिर वो फेरिंग्स में आ गया। हम देख सकते हैं फेरिंग्स में आ गया। फिर यहाँ फेरिंग्स से होते हुए वो कहाँ पे गया, स्टिग्माटा के थ्रू एट्रियल कैविटी में आ गया। फिर यहाँ एट्रियल कैविटी से बाहर की तरफ ये एट्रियल अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल लिया गया वाटर। अब जो वाटर एंटर कर रहा था उसी के साथ साथ क्या आ रहे हैं, फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे वाटर में, जैसे कि प्रोटोजोन, जूप्लैंक्टन्स, एल्गी, जो सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये वाटर के साथ साथ जो है वो इसकी बॉडी में एंटर करते हैं। तो यहाँ से जो है वो जो फूड है वो तो इसको ले लिया जाता है, जबकि जो वाटर है वो इस एट्रियल अपर्चर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है हार्डमानिया फीड करता है। The current of water carries in minute organic food particles which pass into the pharynx where they settle down on the pharyngeal walls. अब जो वाटर करंट एंटर करा हार्डमानिया की बॉडी में, वाटर के साथ ही छोटे छोटे जो ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स है जिन्हें हार्डमानिया फीड करता है वो भी आ रहे हैं। तो जो फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ पे आ गए, फेरिंग्स में आ गए। फिर जो फूड है वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, कहाँ पे, फेरिंजियल वॉल्स में। Gland cells of the endostyle secrete mucus. The mucus is lashed out transversely from the endostyle by its cilia. एंडोस्टाइल जो कि फेरिंग्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, उसकी जो ग्लैंड सेल्स होती हैं, एंडोस्टाइल की जो ग्लैंड सेल्स होती है वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती हैं। अब जो म्यूकस है जो कि एंडोस्टाइल ने सिक्रेट किया वो क्या होता है, लैश्ड आउट हो जाता है। कहाँ से, एंडोस्टाइल के जो सीलिया हैं उनके थ्रू जो म्यूकस है वो ट्रांसफरली लैश्ड आउट हो जाता है। फूड पार्टिकल्स लाइंग ऑन द लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स आर कॉट इन द म्यूकस एंड जनरली ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड अलोंग द फेरिंजियल वॉल टू द डॉर्सल लैमिना। In passing, the food particles and mucus are rolled into a cylindrical mass. अब जो फूड पार्टिकल्स थे जो कि फेरिंग्स में जो है वो लाई कर रहे थे, वहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे, वो क्या होते हैं, कॉट हो जाते हैं किसके अंदर, म्यूकस के अंदर। कहने का मतलब है जो म्यूकस एंडोस्टाइल से सिक्रीट हुई वो क्या करती है, जो फूड पार्टिकल्स है उसको सराउंड कर लेती है, उसको घेर लेती है या उसके साथ मिक्स हो जाती है। अब जो म्यूकस है वो फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, कहाँ पे, डॉर्सल लैमिना की तरफ। अब जब ये फूड पार्टिकल्स को पास किया जा रहा है तो उसी दौरान क्या होता है, जो म्यूकस है वो उसके साथ फूड के साथ अच्छे से रोल हो जाती है और जो फूड है वो एक सिलेंड्रिकल मास के फॉर्म में देखने को मिलता है या सिलेंड्रिकल मास में रोल हो जाता है, क्योंकि जो म्यूकस है वो फूड के साथ अच्छे से क्या हो गई, मिक्स हो गई है। The dorsal lamina cilia convert the cylindrical mass into a string in the tube formed by the curving upwards of lancettes. अब जो डॉर्सल लेमिना के जो सीलिया है वो इस सिलेंड्रिकल मास को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ पे, ट्यूब में। अब ये जो ट्यूब है जिसमें जो है वो सिलेंड्रिकल मास जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, वो किससे बनती है, जो लैंगेट्स है उसके अपवर्ड कर्विंग से बनती है। दिस फूड लेडन म्यूकस स्ट्रिंग इज कैरिड इनटू द ईसोफेगस एंड देन इनटू द स्टमक। हमने यहाँ पे अभी देखा जो सिलेंड्रिकल मास था फूड का वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। अब ये जो स्ट्रिंग है जिसे हम फूड कहाँ पे एंटर कर जाता है, वो ईसोफेगस में एंटर कर जाता है, या हम कह सकते हैं ईसोफेगस में आ जाता है। फिर बाद में ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में एंटर कर जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। ये तो हमने देख लिया, हार्डमानिया ने अपना फूड खा लिया, किस तरह से खाया ये भी देख लिया। जो फूड था हमने अभी देखा वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या होगा, इस फूड का डाइजेशन होगा। The liver secretes a yellowish-brown digestive fluid into the stomach. It has many enzymes and amylase which splits carbohydrates into maltose, a protease which breaks down proteins, and a weak lipase which probably acts on fats. अब ये जो लीवर है जो कि स्टमक को घेरे हुए है वो क्या सिक्रीट करता है, येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड या एंजाइम को सिक्रीट करता है। कहाँ पे, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में क्या प्रेजेंट है, फूड है, उसका डाइजेशन होगा।
तो ये जो येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड जो कि लीवर ने सिक्रेट किया, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि एमाइलेज, वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको माल्टोज में स्प्लिट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जो प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और जो वीक लाइपेज है वो किस पे एक्ट करता है, वो फैट्स पे एक्ट करेगा या फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे कि जो है वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। द लीवर ऑल्सो स्टोर्स स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल। साथ साथ में जो लीवर है वो स्टार्च को स्टोर करने का काम भी करता है। द पाइलोरिक ग्लैंड इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इट इज प्रोबेबली पेनक्रियाटिक इन नेचर। दूसरी जो ग्लैंड प्रेजेंट थी हार्डमानिया में वो थी पाइलोरिक ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट रहती है। ये किस तरह से काम करती है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरह काम करती है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है। साथ साथ में कैसी होती है, पेनक्रियाटिक इन नेचर होती है। नेचर में कैसी होती है, पेनक्रियाटिक होती है। जैसे पेनक्रियास होता है ना, उस तरह से ये जो है वो नेचर शो करती है। फूड इज डाइजेस्टेड मेनली इन द स्टमक एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द इंटेस्टाइन। जो फूड है उसका जो डाइजेशन है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है ज़्यादातर, वो स्टमक में हो रहा है। जबकि जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होएगा, इंटेस्टाइन में होएगा। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये सभी का सभी जो मैंने आपको पढ़ा है ये आप लिख सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।